हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल एमसीक्यू सेशन। SGPGI-MS का जो आपका एग्ज़ाम है 22 मार्च को, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप सब लोगों को होली का त्यौहार जो है सेलिब्रेट करने के बाद में वापस स्टडी पे लग जाना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। और आप सब लोगों को अच्छे से जो भी आपने आज तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती है जिनको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, तो उन चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करें। जो आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो सिलेबस में दे रखी है, जैसे आपका माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी अच्छे से सिलेबस में दे रखा है आपके, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर क्या होता है, अपन माइक्रोबायोलॉजी पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर SGPGI-MS ने आपके सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी को स्पेसिफिक किया है तो हो सकता है इससे ज़्यादा एमसीक्यू आपको पूछे जाए, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके अलावा कोविड वाला जो भी है ये आप सबको पता है, ये सारी चीज़ें लगभग आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ों का एक बार फिर से रिवाइज करके आप एग्जाम में जाए। बाकी अपना बड़ा पोर्शन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और OBG, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, इन सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि आपको जो है 20% जो है आपका जो प्रैक्टिकल बेस कैसा है उससे रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो ये मान के चले बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको प्रायोरिटी पूछी जाएगी। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा ऐसा मरीज आया है, उसके अंदर आप एज ए नर्स क्या करेंगे, इस तरीके से आपको प्रायोरिटी बेस भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को फोकस करें और अपने अच्छे आउटकम के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। जिन लोगों ने बहुत लंबे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। जो लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, एजेंट विच किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कोल्ड। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने वाला जो एजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है असेप्सिस, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है फोमाइट, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है बैक्टीरियोस्टेट। ये जो वर्ड बैक्टीरियोस्टेट है इसकी क्या मीनिंग होती है, इनहिबिट द ग्रोथ। इसका क्या मीनिंग होता है, इनहिबिट ग्रोथ। ग्रोथ किसी भी बैक्टीरिया की, इनहिबिट ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेट। ये जो वर्ड स्टेट लगा है इसका मीनिंग होता है इनहिबिशन करना। तो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला जो सब्सटेंस रहता है अपने पास में, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है और वहाँ पे अपन ने किसी डिसइंफेक्टेंट को यूज़ किया और उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेट। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी के अंदर जो फोमाइट लेके हैं, तो ये फोमाइट्स क्या होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट अपने हॉस्पिटल के अंदर यूज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फोमाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है असेप्सिस, तो असेप्सिस की मीनिंग होती है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली जो भी सरफेस रहती है उसको अपन बोलते हैं एसेप्सिस। और जहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है वो कंडीशन कैसी होती है, सेप्सिस वाली कंडीशन होती है। जहाँ पे एसेप्सिस है यानी कि वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन उस सरफेस पे नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसेप्सिस। तो ये क्या है, बैक्टीरियो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने वाली प्रोसेस नहीं है। तो ऑप्शन जो बी के अंदर लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, किसी भी पैथोजन को किल करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर हैंडलिंग स्पिलेज इज। जब भी किसी भी अपने हॉस्पिटल के अंदर जब आप काम करते हो वहाँ पे स्पिलेज किट बने हुए होंगे हॉस्पिटल के अंदर। आप किसी भी सेटअप के अंदर, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी वर्किंग है या आप नहीं भी हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर स्पिलेज किट बने हुए रहते हैं। और स्पिलेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड गिर गया, तो अब उसको क्लीन करने के लिए आपके पास एक स्पिलेज किट होता है। उसको पूरे सरफेस के अंदर फैलाना नहीं है, उसी जगह से आपको क्लीन करना है। और उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है 5% ब्लीच सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है 2% ब्लीच सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो ब्लीच सॉल्यूशन जो है ये कभी भी स्पिलेज किट के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन जो बी के अंदर लिखा है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ करता है, लेकिन ये इसकी कंसंट्रेशन सही नहीं है, इसलिए ये आंसर भी क्या है, इसका नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कि 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड से अपन क्या करते हैं, मान लो कोई ब्लड स्पिलेज हो गया तो स्पिलेज किट के अंदर 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड रखते हैं और उसी से उस सरफेस को क्लीन करते हैं। इसके अलावा इस सोडियम हाइपोक्लोराइड का एमसीक्यू आपको HIV पेशेंट के साथ देखा जा सकता है। कई बार HIV पेशेंट का ड्रेसेज है, लिनेन है या उसके इंस्ट्रूमेंट है या उसकी जगह को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज स्टरलाइज ए कैथेटर, जितने भी हॉस्पिटल के अंदर कैथेटर्स रहते हैं यूज करते हैं उनको बेस्ट स्टरलाइज करने का मेथड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा है, ईएसआईसी के अंदर पूछा हुआ है, रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, जिपमेर के एग्जाम के अंदर भी ये सारी चीज़ें पूछी हुई है, इसलिए ये एमसीक्यू माइक्रोबायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथेटर को स्टरलाइज किस तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है बॉइलिंग मेथड, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है फ्यूमिगेशन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है रेडिएशन। तो ऑटोक्लेव किसका करते हैं, जितने भी आपके ओटी के ड्रेसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गॉज पैड होते हैं, कुछ सिल्क के जो स्यूचर होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोक्लेव की जाती है। ऑटोक्लेव के अंदर भी 3-4 तरह की कैटेगरीज रहती हैं, है ना। हाई वैक्यूम, हाई प्रेशर के जो रहते हैं, लो टेम्परेचर, लो वैक्यूम वाले भी रहते हैं। इस तरह के अलग अलग ऑटोक्लेव रहते हैं और मटेरियल की कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे उसको स्टरलाइज किया जाता है। तो ऑटोक्लेव इसको अपन नहीं कर सकते। अगर आप कैथेटर को ऑटोक्लेव करते हो तो कैथेटर जो है उसका मटेरियल खराब हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है बॉइलिंग, तो कभी भी हम उबलते हुए पानी के अंदर कैथेटर नहीं डाल सकते क्योंकि वो कैथेटर क्या है, खराब हो जाएगा। तो बॉइलिंग मेथड भी इसके लिए यूज नहीं करते हैं। फ्यूमिगेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मल्डिहाइड गैस से क्या करते हैं अपन, फ्यूमिगेट करते हैं किसी वार्ड को, किसी ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले उसको टाइटली कवर कर देते हैं, उसके बाद फ्यूमिगेशन स्टार्ट करते हैं और उसको 24 आवर के लिए उस एरिया को ओपन क्या कर देते हैं, क्लोज रखते हैं। ये फ्यूमिगेशन के अंदर जो फॉर्मल्डिहाइड गैस रहती है उसको यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अपने को इरिटेट कहाँ करती है, अपनी आई के अंदर इरिटेशन करती है, ऐसा भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो फ्यूमिगेशन भी अपन नहीं करते हैं कैथेटर का। कैथेटर को अपन क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, उससे रेडिएशन से अपन क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज करने का काम करते हैं। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर लेटेस्ट जो अपने कैथेटर्स वगैरह रहते हैं ये सिंगल यूज रहता है, डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब क्या होता था, जितनी भी सिरिंजेज होती थी उनको भी क्या करते थे, वापस रीयूज़ करते थे, कैथेटर को भी रीयूज़ करते थे। इसीलिए ये एक मेथड थे कि जिससे अपन क्या करते थे, डिसइंफेक्टेंट करते थे। तो रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रे रहती है सनलाइट की, वहाँ से इसको क्या करते थे, स्टरलाइज करने का काम करते थे। इसका आंसर क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड वार्ड इज, अभी मैंने आपको बताया था वार्ड और ऑपरेशन थिएटर को या किसी भी जगह को फ्यूमिगेट करने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड गैस को यूज करते हैं और इसी से क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं या उसको ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करते हैं। उसकी सरफेस से इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड गैस से क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। CO2, O2 और ये सारी चीज़ें यूज नहीं की जाती हैं, नाइट्रोजन वगैरह। तो CO2 को कहाँ यूज़ करते हैं, एक सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी, जहाँ सर्जरी होती है वहाँ पे क्या करते हैं, 3 to 4 लीटर CO2 को क्या करते हैं, एब्डोमन में डालते हैं और एब्डोमन को फुला के रखते हैं और उसके बाद लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होती है। ये जो गैस है अपनी बॉडी ऑटो रिजॉल्व कर देती है, इसलिए इस गैस को लेप्रोस्कोपी के अंदर यूज़ की जाती है। तो CO2 क्या है, लेप्रोस्कोपी की सर्जरी के अंदर यूज की जाती है। तो इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर डूइंग ऑल प्रोसीजर द इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज, ड्राई स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर, आपको पूछा जा रहा है सारे प्रोसीजर करने के बाद में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको ड्राई स्टरलाइज करते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन से इंस्ट्रूमेंट को अपन ड्राई स्टरलाइजेशन करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वायर, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है गॉज एंड स्वैब, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ग्लव्स एंड सिरिंज, ऑप्शन डी के अंदर लगा है बेड शीट एंड लिनन। तो बेड शीट एंड लिनन को अपन क्या कर देते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। ग्लव्स एंड सिरिंजेस जितनी भी होती है इनको अपन जो है पहले, आजकल तो सिरिंजेस क्या है सिंगल यूज होती है, कभी भी वापस यूज नहीं करते हैं। लेकिन पहले जब सिरिंजेस वापस यूज होती थी तो इसको डिसइंफेक्ट कैसे करते थे, स्टरलाइज कैसे करते थे, बॉइलिंग मेथड के द्वारा करते थे। गॉज एंड स्वाब को भी क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। कटिंग इंस्ट्रूमेंट और जो ग्लास वायर रहते हैं इन सबको अपन कैसे करते हैं, ड्राई स्टरलाइजेशन करते हैं। क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो ख़राब नहीं हो, इसलिए इसको क्या किया जाता है, ड्राई स्टरलाइज किया जाता है। जैसे रेड हीट रहती है, इसका एग्जांपल, रेड हीट के अंदर इनको क्या करते हैं अपन स्टरलाइज करते हैं, कटिंग इंस्ट्रूमेंट को और ग्लास वायर को। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टरलाइज बाय, डिस्पोजेबल जो सिरिंज है जो पहले के टाइम यूज़ करते थे वापस रीयूज़ करते थे, उनको कैसे अपन स्टरलाइज करते थे। तो अभी मैंने आपको बताया था बॉइलिंग मेथड के द्वारा अपन क्या करते थे, सिरिंजेस को डिसइंफेक्टेंट करते थे। इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रावायलेट रे से अपन क्या करते हैं, सारे कैथेटर को स्टरलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इथेनॉल ऑक्साइड से अपन कुछ भी नहीं करते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, ए बॉइलिंग मेथड के द्वारा अपन जो भी सिरिंज पहले के ज़माने में जब वापस रीयूज होती थी उसको अपन स्टरलाइज करते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, रेड हीट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, रेड हीट जो होती है इससे अपन क्या स्टरलाइज करते हैं, तो जो है इनोक्लेटिंग वायर एंड लूप्स को
ऑल ग्लास सिरिंजेस को, सॉइल ड्रेसिंग को और ग्लास स्लाइड्स को। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी वायर्स रहते हैं, लूप्स रहते हैं, उन सारी चीज़ों को अपन रेड हीट के अंदर क्या करते हैं, ड्राई स्टरलाइजेशन करते हैं। रेड हीट किसका एग्जाम्पल है, ड्राई स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। और ड्राई हीट के अंदर अपन क्या करते हैं, जितने भी वायर्स रहते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जितने भी लूप्स रहते हैं, उन सबको अपन क्या करते हैं, ड्राई हीट के अंदर, रेड हीट के अंदर जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। तो आज का हमारा ये एक छोटा सा वीडियो आप सब लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो आप सब लोगों ने कुछ अच्छा लर्न किया है तो दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो लेक्चर को। और मैं कोशिश करूंगी जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं SGPGIMS के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं एमसीक्यू वीडियो जो है वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमेशा कुछ नया अपलोड करूंगी, आप सब लोग जो है कुछ नया सीखें। एक बार फिर से आप सब लोगों को विश यू वेरी हैप्पी होली। होली सेलिब्रेट करनी है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और वापस पढ़ाई में लग जाना है। ये जो है अपनी बेस्ट होली कब आएगी, जब आप क्या है सिलेक्ट होके आ जाएंगे, उस दिन बेस्ट होली रहेगी और हमेशा होली मनाते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, होली सेलिब्रेट करने के बाद में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप हमेशा थोड़ा पढ़ते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा अपनी किताबों से जुड़े रहना है, हमेशा अपनी पढ़ाई से जुड़े रहना है। हर चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा रिटेन होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप किसी MCQ सेशन को अटेंड करते हो तो एक ऐसा जो है रजिस्टर बना दो जिसके अंदर आप क्या करें, सारी चीज़ें कॉमन लेके, उसके अंदर कोई अलग अलग सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को कॉमन लेके, क्योंकि अपने सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। आप लोगों ने अगर थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एक रजिस्टर बनाए जिसके अंदर जो चीज़ें आपको नहीं लगती हैं, जो आपने कभी पढ़ी नहीं है या आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उस चीज़ को एक जगह पे लिख दें। और जब भी आप एग्जाम दो उस रजिस्टर को एक बार रिवाइज कर लो और एग्जाम दे दो, आप अच्छा जो है सिलेक्शन नहीं रैंक निकाल सकते हो। क्योंकि आपका अगर थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा है तो आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है जहाँ आप बार बार भूल जाते हो, या जो चीज़ आपने कभी सुनी नहीं है, आपके लिए कुछ नया है, तो उस चीज़ को आप नोट डाउन जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।